अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि एक बार फिर से आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। खबर यह है कि इस बार वो कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री 30 मई को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार थमते ही कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे, जहां वो 30 मई की रात से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे, और वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारी चल रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 महीनों से पार्टी प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनावी रैली से लेकर रोड शो तक, पार्टी नेताओं के साथ बैठक से लेकर मीडिया को इंटरव्यू देने तक वो पार्टी के लिए जी जान से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही 30 मई को आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमेगा, वैसे ही वो एक बार फिर आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने इस बार विवेकानंद रॉक मेमोरियल को चुना है, जो दक्षिण के राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौजूद है। पीएम के इस दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर तैयारी भी तेज कर दी है। प्रधानमंत्री का मेडिटेशन प्रोग्राम के दौरान यहाँ पे अभी सिक्योरिटी को इंक्रीज किया है। जो देख रहे हैं वो है मरीन पुलिस का व्हीकल्स, एक वाटर स्कूटर पे स्पीड बोट से सब व्हीकल बोट्स को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पे पेट्रोल रूटीन को इंक्रीज भी कर दिया। ये जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उसका नंबर तो भी कंसिडरेबली डिक्रीज हो गया है, और यहाँ पे वेरियस सिक्योरिटी पर्सनल भी यहाँ से यहाँ आने के लिए शुरू हो गया। हमने एक डॉग स्क्वाड को भी यहाँ पे देखा है। ऐसा ही यहाँ पे सिक्योरिटी को टाइटन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि पूरे दिन पे आधा दिन को प्रधानमंत्री अभी सभा मंडप और दूसरा हाफ को ध्यान मंडप पे वो मेडिटेशन करेगा। ये 2 मंडप अभी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का एक पार्ट है, वहां पे वो मेडिटेशन कर रहा है। इसीलिए थोड़ा अभी एसपीजी और बहुत ज्यादा ऑफिशियल यहाँ आने के लिए शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में आखिरी चुनावी रैली करने के बाद शाम को कन्याकुमारी पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक यहाँ वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 30 मई की रात से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, जो जमीन तट से करीब 500 मीटर अंदर समुद्र में 2 चट्टानों के ऊपर बना है। ये वही स्थान है जहाँ कभी स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन तक ध्यान साधना की थी। मेमोरियल विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे 3 मंडपम है। एक है सभा मंडपम, इसके नीचे है ध्यान मंडपम और एक उमुख मंडपम, और ये जो देख रहे हैं वो है स्वामी विवेकानंद का स्टैचू उधर। और यहाँ के हिस्ट्री बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस लोकेशन पे स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था और एक लार्ज विजन उनको मिला था, इसीलिए यहाँ पे इस रॉक मेमोरियल पे यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। इसलिए ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे अभी हम स्टैंडिंग ओवर हियर, जो टेम्परेचर है बाहर इतना गर्मी है, पर यहाँ पे तो बहुत ही ठंडा है, तो एक नेचुरल फिनोमेनन जैसा ही अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग हर दिन यहाँ आते हैं और यहाँ नीचे मेडिटेट कर जा रहे हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी चुनाव अभियान के बाद आध्यात्मिक यात्रा पर जा चुके हैं। साल 2014 में उन्होंने शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था, और 2019 में आखिरी चरण की वोटिंग से पहले वो केदारनाथ गए थे। वहां बनी रुद्र गुफा में 17 घंटे ध्यान लगाया था, मगर इस बार उन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ध्यान लगाने के लिए चुना है। एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट यहाँ है, तो वो है ये रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इसको 1970 पे बिल्ड किया था, और इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ के कि एक हिस्टोरिकली इट इज बिलीव दैट जब स्वामी विवेकानंद जब वो यहाँ पे आया था, उस वक्त उनको एक विजन मिला था एक लार्जर इंडिया के बारे में। तो इसीलिए इस मेमोरियल को यूनिटी ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, इसीलिए एक महत्वपूर्ण मेमोरियल है। दिस इज द रीजन इट्स बीन गिवन। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यहाँ आकर, यहाँ पीछे उसका ध्यान मंडप है, वहां पे वो ध्यान करने का प्लान किया है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी देश में ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाली ऐसी जिस भी जगह पर गए, उसने देश ही नहीं दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी, जिसकी सबसे ताजा मिसाल है पीएम की लक्षद्वीप यात्रा और गुजरात में समुद्र के भीतर जाकर द्वारका नगरी के दर्शन करना। इसका फायदा ये हुआ कि ऐसी जगहों पर पर्यटन को जबरदस्त रफ्तार मिली
उम्मीद यही जताई जा रही है कि पीएम के दौरे के बाद इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ख्याति देश ही नहीं दुनिया में भी और बढ़ेगी। कन्याकुमारी से प्रमोद माधव, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम के मिजाज की। बीते कई दिनों से गर्मी से बेहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज शाम गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम में आए अचानक बदलाव से दिल्ली समेत एनसीआर के कई शहरों में आंधी के साथ बारिश आई, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अभी भी देश के कई राज्य भीषण गर्मी और हीट वेव की गिरफ्त में हैं और इसी प्रचंड गर्मी के चलते आज बिहार सरकार ने 30 मई से 8 जून तक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। आसमान में काले घने बादलों का डेरा, फिर जोरदार आंधी और बारिश। ये तस्वीरें दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों से आई हैं, जहां शाम होते होते मौसम ने अचानक करवट ली और फिर गर्मी से जूझ रहे लोगों ने बारिश की इन बूंदों को देखकर राहत की सांस ली। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में ये बारिश ऐसे वक्त में हुई जब कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका था और लोग बड़ी बेसब्री से इस बारिश का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर वालों को गर्मी से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी, अभी थोड़ी रुकावट जरूर है, लेकिन आप देखिए किस तरह से अब ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम में जिस तरह की गर्मी थी उससे अब एक राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर का जो तापमान है वो 49 डिग्री के पास पहुंच गया था। कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री के ऊपर भी चला गया था, लेकिन अब जिस तरह से बारिश हुई है उससे थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में भले ही बारिश की बूंदें राहत बनकर बरसी, लेकिन उसके आसपास के राज्यों में भीषण गर्मी के कारण लोग अभी भी परेशान हैं। राजस्थान के कुछ जिलों में बीते कई दिनों से आसमान से मानो आग बरस रही है, जिसकी गवाही फतेहपुर शेखावटी और बाड़मेर से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। कहीं तेज धूप में अंडे से ऑमलेट बन रहा है और कहीं पापड़ भुन रहा है। अब तो इस प्रचंड गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों ने पूजा पाठ भी शुरू कर दी है। जयपुर में पूरे राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में लगभग सभी शहरों का तापमान लगभग 50 डिग्री के आसपास है और इस गर्मी में आमजन परेशान है और अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं वो प्रभावित है। आज हमने अच्छी बरसात हो, मौसम में राहत हो, सूर्य की तपन में कमी आए और पूरे जयपुर, पूरे राजस्थान, पूरे देश में खुशहाली का माहौल हो, इस उद्देश्य को लेकर आज इस यज्ञ का महायज्ञ का आयोजन करवाया गया। देश के उत्तरी हिस्से की तरह ही पूर्वी हिस्से में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। चाहे झारखंड हो या बिहार, गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। इसी गर्मी के चलते आज बिहार के शेखपुरा के एक स्कूल में कई छात्राएं बेहोश हो गईं, जिसके बाद फौरन स्कूल के स्टाफ ने इन छात्राओं को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 30 मई से 8 जून तक बंद कर दिया है, ताकि बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी 1 से 2 दिन राज्य के कुछ हिस्सों में हीट वेव का दौर जारी रहेगा। जो पूर्वानुमान जारी हुआ है उसमें जो है सो आज और कल जो सीवियर हीट वेव की कंडीशन खास करके राज्य के साउदर्न पार्ट में बनी रहेगी। गया, औरंगाबाद, नवादा, ये फिर आपको कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, अरवल, बक्सर, इन सभी जिलों में जो सीवियर हीट वेव की कंडीशन बनी रहेंगी और ये कंडीशन आज और कल रहेंगी। कल के बाद से इसमें आप देखेंगे तापमान में थोड़ी सी कमी आएगी और जो हीट वेव का कंडीशन है उसमें इंटेंसिटी में भी कमी देखने को मिलेगी। मैदानी राज्यों की तरह ही पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी तापमान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। हालत ये है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। जम्मू संभाग में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। अगर हम यहाँ पर तापमान की बात करें तो जम्मू शहर में तापमान जो है 43 डिग्री को पार कर चुका है। वहीं जम्मू संभाग के दूसरे क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा सकता है। सांबा जिले में तो पारा 45 डिग्री को पार कर गया, वहीं कठुआ में 47 डिग्री को जो है पारा छू गया। तो इसके कारण, इस भीषण गर्मी के कारण लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन
कई कदम उठा रहा है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। उत्तराखंड में लगातार गर्मी का सितम जारी है। लगातार बढ़ रहे टेम्परेचर्स ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और आलम यह है कि सड़कें जो है वो सुनसान हो चुकी हैं। जिस लोकेशन में मैं मौजूद हूँ, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि आवाजाही पूरी तरीके से दोपहर के वक्त की अगर हम बात करें तो दोपहर के वक्त पूरी तरीके से जो है वो सड़कें सुनसान हैं और तपिश और लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा है। ऐसे में तापमान ने जबरदस्त बढ़ोतरी की है। 42 डिग्री तकरीबन तापमान जो है वो देहरादून का पहुंच सकता है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जरूर राहत की उम्मीद है, लेकिन अभी फिलहाल लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने नौतपा के दौरान इस प्रचंड गर्मी को लेकर लोगों को पहले ही आगाह किया था। ऐसे में जरूरी है कि 1 जून तक लोग घरों से बाहर निकलते वक्त अपना खास ख्याल रखें। दिल्ली से सुशांत मेहरा, जयपुर से विशाल शर्मा, जम्मू से सुनील जी भट्ट और देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन दिनों गर्मी से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। लोग बड़ी शिद्दत से मानसून की राह तक रहे हैं, जिसे लेकर मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। खबर यह है कि मानसून के केरल में दस्तक देने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक जो अनुमान मौसम विभाग ने जताया वो ये कि 24 घंटे के अंदर केरल में मानसून दस्तक दे सकता है, क्योंकि केरल में मानसून के प्रवेश के लिए जो परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं। केरल में इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे रहा है। राज्य में मानसून की सामान्य तारीख 1 जून रहती है। हालांकि वहां पहले से ही जोरदार प्री मानसून बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि केरल में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक तमिलनाडु और की तरफ पहुंचने का अनुमान है, जबकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम का कुछ हिस्सा भी 5 जून तक भीगेगा, क्योंकि यहां पर भी बारिश हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ऊपरी हिस्सा और पश्चिम बंगाल में 10 जून तक मानसून के पहुंचने का अनुमान है। गुजरात की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, इनकी सीमाओं से, और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार में 15 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में 25 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर पड़ोसी हरियाणा और पंजाब, जहां पर 30 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। अभी क्या है कि एक मानसून का जो सिनॉप्टिक फीचर है, एक शेयर जोन टाइप पैटर्न होता है, लो प्रेशर टाइप जोन, वो 4.5 और 5.8 पे है। वो एक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और बाकी भी मानसून की कंडीशंस है वो फेवरेबल हो रही हैं। तो हमारा अनुमान यही है, आने वाले 24 घंटे में जो मानसून है वो केरला पे ऑनसेट हो सकता है। और बात बाबा केदार के धाम की, जहां पर दर्शन करने के लिए इस बार भी सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सिर्फ 19 दिनों के अंदर अभी तक 5,25,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पैदल मार्ग से गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है। इस ट्रैक में आमतौर पर 6 से 8 घंटे लगते हैं और यही वजह है कि दिन हो या फिर रात, किसी भी वक्त मंदिर परिसर में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यही वजह है कि बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से अब 8 पहर बाबा केदार के दर्शन करवाए जा रहे हैं, ताकि बिना दर्शन कोई भोले के दर से वापस न लौटे। केदारनाथ धाम यानी भगवान शिव की पावन स्थली, जहां पहुंचने के लिए हर शिव भक्त इस वक्त आतुर है। शारीरिक कष्ट सहकर भी जल्द से जल्द अपने आराध्य के दर्शन पा लेना चाहता है। पवित्र धाम के कण-कण में विराजमान भोलेनाथ की अनुभूति के लिए 16 किलोमीटर की चढ़ाई को भी एक सांस में नाप लेना चाहता है। न लंबे पैदल मार्ग की फिक्र और न ही मौसम की मार की चिंता, बस है तो किसी तरह बाबा केदार के दरबार तक पहुंचने का जतन। यही वजह है कि भोले बाबा के लिए ऐसी लगन की साक्षी बन रही मंदिर समिति ने दर्शन का समय बढ़ा दिया है। बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से 24 घंटे में से कम 22 घंटे तक खुला रखने की व्यवस्था चल रही है। सिर्फ दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मंदिर के कपाट बंद होते हैं। इस 1 घंटे में बाबा केदार को बाल भोग लगाया जाता है। 5 बजे सुबह से लेकर 2 से 3 दिन में 12 बजे तक सभी यात्री घर पे होने और दर्शन का लाभ ले रहे हैं। उसके बाद 1 बजे भगवान श्री केदारनाथ जी को
भोग की व्यवस्था हो रही है और उसके बाद 1 बजे के बाद फिर श्रृंगार के दर्शन सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहे हैं। 1 बजे से लेकर शाम को 8:30 बजे तक श्रृंगार दर्शन का सभी यात्री लाभ ले रहे हैं और रात्रि में 11 बजे से लेकर प्रातःकाल 4 बजे तक सभी तीर्थयात्री को गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना का लाभ मिल रहा है। चार धाम यात्रा पर अब तक 12,69,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भक्त केदारनाथ यानी बाबा भोले के धाम में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहां एक दिन भी श्रद्धालुओं की संख्या 30,000 से नीचे दर्ज नहीं की गई है। महज 19 दिनों के कम वक्त में भी 5,25,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर पर अपना शीश नवा चुके हैं। चार धाम यात्रा के आरंभ से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। वर्ष 2024 की केदारनाथ यात्रा रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बार केदारनाथ यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है और 19 से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। 19 दिनों में 5,25,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए इन दिनों केदारनाथ मंदिर 24 में से 22 से 23 घंटे खुला हुआ है। दिन के किसी भी प्रहर में मंदिर परिसर भक्तों से भरा पड़ा है। हालांकि केदारनाथ मंदिर दिन रात खुले रहने की वजह से किसी भी भक्त को भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। हर हर महादेव। हम लोग काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की धरती और माँ विंध्यवासिनी की धरती मिर्जापुर से आए हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन हुआ प्रभु श्री केदारनाथ जी का। बहुत ही अच्छा दिव्य दर्शन पाकर मन कृतार्थ हो गया। केदारनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, जहां शिवलिंग स्वयंभू रूप में स्थापित हैं। मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। ये भी मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान और भक्त का सीधा मिलन होता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा करने भर से तीर्थयात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता भी है। रुद्रप्रयाग से संवाददाता प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे केदारधाम के अलावा बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है और बिना पंजीकरण के किसी भी सूरत में किसी को दर्शन की अनुमति नहीं मिल रही। ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों का ही विकल्प मौजूद है। हालांकि चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए 31 मई तक फिलहाल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है, जबकि जून तक चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी फुल है। तो आने वाले 1 जून से 30 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले यात्रियों की संख्या तकरीबन 15 लाख है, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है वो शायद ही बारिश के सीजन से पहले चारधाम की यात्रा कर पाएंगे। और अगर वो 31 मई के बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इस स्थिति में फायदा उठाने के लिए कुछ ट्रेवल एजेंट्स फर्जी रजिस्ट्रेशन का खेल भी खेल रहे हैं। वो फर्जी रजिस्ट्रेशन के सहारे तीर्थयात्रियों को बेवकूफ बनाकर चारधाम यात्रा पर भेज रहे हैं और उसके बदले में यात्रियों से मुंह मांगा पैसा वसूल रहे हैं। सिर्फ हरिद्वार में 3 दिनों के अंदर ही 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4 ट्रेवल एजेंट्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है चारों धामों में और सबसे ज्यादा यमुनोत्री और केदारनाथ के लिए लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रशासन की तो नियम लगातार बदले हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के आप वहां पर दर्शन नहीं कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन 1 जून से 30 जून तक पूरी तरह से फुल है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।